आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रॉबर्ट को उसके दोस्त जॉन की चिट्ठी मिली और उसने तुरंत ही अपना घोड़ा तैयार किया। फिर वो उस पर बैठकर रवाना हो गया। डिसूजा विला जॉन का पुश्तैनी मकान था। मकान क्या, वो एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसमें जॉन अपनी बहन कैथरीन के साथ रहता था। जॉन ने चिट्ठी में लिखा था कि उसकी बहन काफ़ी बीमार है और जॉन को हवेली में कुछ अटपटा महसूस हो रहा है। उसको ऐसा लगने लगा है जैसे 24 घंटे कोई उसे देख रहा हो, मानो हवेली में जान आ गई हो। इसलिए उसने जल्द से जल्द रॉबर्ट को अपने साथ आकर रहने के लिए कहा था। उसकी चिट्ठी मिलते ही रॉबर्ट निकल पड़ा था अपने घोड़े पर सवार। काफ़ी देर बाद वो डिसूजा विला पहुंचा। उसने देखा कि विला के आसपास एकदम मायूसी छाई हुई थी। हवेली के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, मानो बरसात का मौसम हो, जबकि इंग्लैंड में गर्मी का मौसम चल रहा था। घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी मटमैला और काला था, बिल्कुल हवेली के ऊपर छाए हुए बादलों की तरह। हवेली में जगह जगह दरार पड़ गई थी। तालाब के किनारे उगने वाले पेड़ों पर अजीब तरह की सड़न छाई हुई थी। पूरा माहौल ही सड़न गलन का था। रॉबर्ट वहां पहुंचा और उसने अपने घोड़े को हवेली के नीचे मौजूद अस्तबल में बांधना चाहा, लेकिन घोड़ा था जो वहां रुकने को तैयार नहीं था। वो जोर से हिनहिनाया। किसी तरह रॉबर्ट ने उसे बांधा और सीधे ऊपर जॉन से मिलने के लिए जा पहुंचा। उस हवेली में बहुत सारे कमरे मौजूद थे और नीचे से ऊपर जाने के लिए कई सीढ़ियां थी। जब रॉबर्ट जाने के लिए कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन उसी का इंतज़ार कर रहा था। परेशान होकर उसने रॉबर्ट को बताया, कैथरीन को कैटिलेप्सी हो गई है। तो इस पर रॉबर्ट ने पूछा, कैटिलेप्सी, ये क्या होता है? इस पर जॉन ने बताया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर सुन्न पड़ जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते और अकड़ जाते हैं। हम अपनी मनमर्जी से उन्हें हिला नहीं सकते। इसके बाद जॉन रॉबर्ट को कैथरीन के कमरे में ले गया। वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी किसी गुड़िया की तरह। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था जिसको जॉन ने नीचे करना चाहा, पर वो जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। रॉबर्ट ने गौर किया कि कैथरीन जॉन की जुड़वा बहन थी। उसकी शक्ल जॉन से हूबहू मिलती थी। खैर, वो दोनों कैथरीन के कमरे के बाहर आ गए। रॉबर्ट ने जॉन से पूछा, तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? तो इस पर जॉन ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसा कहकर वो उदास हो गया। फिर वो दोनों उसके कमरे में चले गए। रॉबर्ट ने सोच लिया था कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो इस घर में ही रुका रहेगा। 3-4 दिन बीत गए। एक दिन रॉबर्ट अपने कमरे में कुछ पढ़ रहा था कि तभी जॉन उसके कमरे में भागते हुए आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रॉबर्ट उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही जॉन बोल पड़ा, कैथरीन इज डेड रॉबर्ट। इसका मतलब था कैथरीन अब इस दुनिया में नहीं रही, और ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। किसी तरह से रॉबर्ट ने उसको चुप करवाया और वो दोनों कैथरीन के कमरे में गए। वो अपने बिस्तर में शांत पड़ी थी। उसके गाल लाल हो गए थे, आंखें खुली हुई थी और होठों पर एक मुस्कान थी, मानो मरकर उसे कोई गहरा सुकून मिल गया हो। जॉन ने जल्दी से उसकी आंखों को बंद कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को एक कॉफिन में रखा और जैसे ही
उनके परिवार की प्रथा थी, उसी हिसाब से उन्होंने घर के पीछे ही कैथरीन को दफना दिया। जॉन के परिवार के बाकी लोग भी वहीं दफन थे। जॉन ने रॉबर्ट को बताया, अब बस मैं ही बचा हूँ रॉब। कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में सिर्फ एक आदमी ही अकेला बचता है, बाकी सारे के सारे मर जाते हैं। ये एक तरह का श्राप है। कैथरीन के मरने के बाद अब बस मैं ही बच गया हूँ। रॉबर्ट ये सुनकर दंग रह जाता है। उसने जॉन को सांत्वना दी और घर के अंदर ले गया। जॉन बहुत ही दुखी था। कैथरीन को मरे कई दिन बीत गए थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस घर में अजीब सी बेचैनी छाती जा रही थी, जिसे न केवल जॉन बल्कि रॉबर्ट भी महसूस कर रहा था। खैर, उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कभी पियानो बजाकर तो कभी गाना गाकर वो जॉन का मनोरंजन करता रहता। फिर एक रात जब वो अपने कमरे में कुछ पढ़ रहा था, तब अचानक जॉन दौड़ते हुए उसके कमरे में आया और बोला, देखा तुमने? इस पर रॉबर्ट ने पूछा कि क्या देखा? तो इस पर जॉन ने कहा, जरा खिड़की के बाहर देखो। रॉबर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। तालाब के आसपास एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी, जो हवेली को अपने गिरफ्त में ले रहे थे। इस पर रॉबर्ट ने कहा, ओह, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल है। जहाँ ऐसे तालाब कीचड़ वगैरह होता है ना, वहाँ कभी कभी ऐसी रोशनी हो जाती है। उसने जॉन को समझाया। जॉन बेहद डरा हुआ था और वो ये देखे जा रहा था। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था। रॉबर्ट ने उसे शांत किया और उसे बोला, चलो मैं तुम्हें शेक्सपियर की एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और फिर वो उसे कहानी सुनाने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जो कुछ भी उस कहानी में हो रहा था, वो सब कुछ होने की आवाज़ उन्हें कमरे के बाहर से सुनाई दे रही थी। किसी औरत का चिल्लाना, किसी का भागना, गिरना, ये सब बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। रॉबर्ट हैरान हो गया। उसने किताब पढ़नी बंद कर दी। उसका ध्यान जॉन की तरफ गया। वो एक रॉकिंग आर्म चेयर पर बैठा था। उसका सर नीचे झुका था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। रॉबर्ट उसके पास गया और कान लगाकर सुनने लगा कि वो क्या बोल रहा है। जॉन बोले जा रहा था, कैथरीन जिंदा है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। उसे जिंदा दफन कर दिया। इतने दिन में वो मुझे आवाज़ दे रहे थे अपनी कब्र से। बोलते बोलते वो रुक गया। उसने रॉबर्ट की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अभी वो इस बंद दरवाजे के पीछे खड़ी है। उसने जैसे ही ये बोला, वैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ करता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। उसके पीछे खड़ी थी कैथरीन, जिसने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी जो खून से सनी थी। उसके हाथ और नाखून खून से सने हुए थे और मुंह से भी खून टपक रहा था, मानो कॉफिन खोलने के लिए उसने अपनी जान ही लगा दी हो। वो जोर से चिल्लाई और भागकर अपने भाई के ऊपर गिर पड़ी। हार्ट अटैक से जॉन वहीं खत्म हो गया। ऐसा भयानक दृश्य देखकर रॉबर्ट के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी भयानक गर्जन करता हुआ वो घर अपने आप को गिराने लगा, मानो उसमें भूकंप आ गया हो। रॉबर्ट जल्दी जल्दी हवेली से बाहर निकला और पीछे मुड़ने पर ही उसे वो घर धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे ख़त्म हो चुका था डिसूजा ख़ानदान का पूरा परिवार और उसका आखिरी वारिस। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बस की सबसे आखिरी वाली सीट पर मैं एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि एक तो बस में लोग कम थे, ऊपर से मौसम ठंड का था
वो भी कोई ऐसी वैसी ठंड नहीं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह की ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। हालांकि तब शाम के 5 बज रहे थे, मगर अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। दरअसल अभी कुछ दिनों के लिए मेरे स्कूल की छुट्टी है, इसलिए छुट्टियां बिताने मैं अपने भैया के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे भैया हमारे गांव से कोसों दूर अकालगढ़ गांव में सरकारी नौकरी करते हैं और पिछले 6-7 महीनों से मेरे भैया वहीं पर बस चुके हैं। चिट्ठी में जब मैंने भैया के पास जाने की बात लिखी थी, तब बदले में पहले तो भैया ने मुझे मना कर दिया था, ये कहकर कि अकालगढ़ गांव का माहौल अच्छा नहीं है। मगर मेरे काफी जिद करने पर भैया मान गए। चिट्ठी में मैंने अपने आने की तारीख और कितने बजे वाली बस पकड़ूंगा ये भी लिख दिया था। तो भैया मुझे समय पर बस स्टॉप पर लेने आ जाएंगे। करीबन आधे घंटे के बाद ठीक शाम के 5:30 बजे मैं अकालगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा। बस से उतरते ही ठीक मेरे सामने भैया खड़े थे। मैं उनके पास गया और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोला, आपको तो यहाँ की अच्छी जानकारी हो गई भैया, एकदम सही वक्त पर आ गए आप। इस पर भैया बोले, इसमें जानकारी वाली कौन सी बात है, सबको पता है ये बस इतने बजे ही आती है, चल अब घर। जिसके बाद वहां से साइकिल रिक्शा का सहारा लेकर हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। गांव का नाम था अकालगढ़, मगर चारों तरफ इतने जंगल झाड़ थे जैसे यहां कभी अकाल ही ना पड़ा हो। कुछ देर के बाद रिक्शा एक बड़े से घर के सामने रुकी। वो 2 मंजिला घर काफी बड़ा था और उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल था। खैर भैया ने रिक्शे वाले का भाड़ा मिटाया और हम लोग घर के अंदर आ गए। उस घर को चारों तरफ से निहारते हुए मैंने भैया से कहा, ये घर तो बहुत बड़ा है, आप यहाँ अकेले रहते हैं? तो भैया बोले, अकेले नहीं, एक नौकर है, मनोज भैया नाम है उनका, वो भी यहीं रहते हैं, शायद कोई सामान लाने गए होंगे बाहर। उस घर में सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी, सिर्फ एक को छोड़कर उस बड़े से घर में एक भी बाथरूम नहीं था। और जब मैंने इसका कारण भैया से पूछा तो उन्होंने कहा, देख ये जो घर है ना, वो यहीं के एक आदमी का था और यहाँ के लोगों का मानना है कि बाथरूम घर में नहीं बनाते। चूंकि ये मान्यता हमारे गांव में भी कुछ कुछ जगहों पर थी, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ। तभी भैया ने कहा, तू टेंशन मत ले, घर के पीछे की तरफ चले जाना और अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मनोज भैया हैं, उनको लेकर जाना, वो कहीं दूर में खड़े रहेंगे। जिसके बाद हमने हाथ मुंह धोया। थोड़ी ही देर में मनोज भैया बाहर से कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। रात के तकरीबन 9 बजे तक खाना बनकर तैयार हो गया। मेरे सामने जब खाना परोसा गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करूं, क्योंकि खाने में बहुत सारी चीजें थीं। फिर मैंने पेट भर के खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद मैं और भैया एक ही कमरे में सो गए। चूंकि मैं एक लंबा चौड़ा सफर करके आया था, इसलिए थकान के मारे बहुत जल्द ही मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरा पेट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। पेट दर्द कर रहा था और हल्का होने की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन उस वक्त ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुझे बिस्तर छोड़कर उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मगर कुछ ही देर में प्रेशर इतना बढ़ गया कि मुझे ना चाहते हुए भी उठना ही पड़ा। उठकर मैंने सबसे पहले अपने बैग से टॉर्च निकाला,
जो मैं साथ लेकर आया था और टॉर्च लेकर दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलने लगा, क्योंकि मैं खामोखा इस ठंड में भैया को नींद से उठाकर तकलीफ नहीं देना चाहता था। कमरे से बाहर निकलकर मैंने कुछ देर मन ही मन में सोचा, अभी अगर मनोज भैया को उठाने जाऊंगा तो वो उठकर ढेर सारे कपड़े टोपी वगैरह पहनेंगे, समय लगेगा। इससे अच्छा मैं अकेले ही चला जाता हूँ। वैसे भी घर के पीछे वाले जंगलों में ही तो जाना है। इतना सोचने के बाद ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं घर से बाहर निकलने लगा। तब शायद रात के 2 बज रहे थे। हालांकि जल्दबाजी में मैंने घड़ी नहीं देखा था, लेकिन बाहर का माहौल देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा था। घर से बाहर निकलते ही मैं टॉर्च जलाकर पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं टॉर्च लेकर घर के पीछे की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। ठंड का आलम तो ये था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। चलते वक्त मैं कांप रहा था। टॉर्च की रोशनी के सहारे अभी मैं आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज लगातार दस्तक देने लगी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई कुल्हाड़ी मारकर लकड़ी काट रहा हो, मगर मुझे मेरे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तो फिर ये आवाज आखिर आ कहां से रही है? एक पल के लिए मुझे थोड़ा डर लगा, मगर दूसरे ही पल मैंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और जंगल में एक अच्छी सी जगह देखकर बैठने जा ही रहा था कि तभी वो लकड़ी काटने की आवाज अचानक से तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास में ही कुल्हाड़ी चला रहा हो, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ऊपर से वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं उसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अभी मैं चारों तरफ नजर घुमाकर देख ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ घुमाई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वहां एक आदमी कुल्हाड़ी चलाकर एक पेड़ को काट रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये इतनी रात को पेड़ क्यों काट रहा है, कहीं कोई पागल वागल तो नहीं है। यही सोचते हुए मैं चलकर उस आदमी के पास गया और उससे कुछ दूरी पर ही खड़े होकर उससे बोला, कौन है आप और इतनी रात में यहाँ पर पेड़ क्यों काट रहे हैं? मगर इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला, चुपचाप पेड़ काटता रहा। उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर इससे पहले कि मैं दोबारा पूछता, वो आदमी जो पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था, उसने उस कुल्हाड़ी को एकदम से अपने गले पर चला लिया, जिससे उसका गला पूरा कट गया और सिर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। ये नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं एकदम से ठिठक कर पीछे की तरफ गिर गया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि सिर कटने के बावजूद भी वो आदमी उसी तरह से खड़ा था और ना ही उसके कटे हुए अंगों से जरा भी खून बह रहा था। वो आदमी और उसका कटा हुआ सिर दोनों ही मेरी तरफ आ रहे थे। इतने में ही पता नहीं कैसे मेरे भैया और मनोज भैया वहां पर पहुंच गए, जिनके आते ही वो शैतान हवा में धुआं हो गया। फिर मैं भैया के साथ घर आया। तब भैया ने बताया कि दरअसल वो आदमी कुछ महीनों पहले पेड़ काटकर लकड़ी बेचने का काम किया करता था, मगर एक दिन एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।